नमस्ते प्यारे बच्चों। हमने पिछली कक्षा में 1919 का अधिनियम पढ़ा था। अब इस क्लास में हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अंग्रेज़ों ने संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला के अंदर समय समय पर बहुत सारे नियम बनाए जिन्हें हम अधिनियम का नाम देते हैं। इसी अधिनियम में संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंग्रेज़ों द्वारा अंतिम रूप से 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो वास्तव में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 के अंदर, जो 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा। और इस अधिनियम का हम पूरा प्रभाव जो हमारा वर्तमान संविधान है उसके ऊपर देख सकते हैं। अब हम इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने क्या क्या चेंजेस किया 1919 के अधिनियम से। तो आइए देखते हैं। 1935 के अधिनियम की विशेषताओं में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना के अंदर ऐसा था कि इसमें ब्रिटिश प्रांतों को मिलना तो अनिवार्य था, परंतु जो देसी रियासतें थी उनको उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया कि आप अखिल भारतीय संघ के अंदर मिलें या नहीं मिलें। और देसी रियासतों ने इसमें मिलना स्वीकार नहीं किया, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। इसलिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास असफल माना जाता है। अगली विशेषता, जैसा मैंने आपको 1919 के अधिनियम में पढ़ाया था कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था, परंतु 1935 के अधिनियम के अंदर प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू किया गया था उसको समाप्त करके केंद्र के अंदर द्वैत शासन स्थापित कर दिया गया और गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए और एक संघीय व्यवस्थापिका जो थी पहले उसको शक्तिहीन बना दिया गया। उस समय मुस्लिम लीग जो थी उसने प्रांतीय स्वायत्तता की मांग पर जोर भी दिया था ताकि मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में स्वतंत्र और केंद्र से मुक्त रहकर वे सरकार बना सके। और इस अधिनियम में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान भी की गई थी। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस और उस समय जो और अन्य छोटे मोटे दल थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे, फिर भी 1935 के अंदर इस नियम को लागू किया गया था। इसकी अगली विशेषता ये है कि इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत, कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थी मिलकर बनाया गया था। हालांकि बहुत देसी रियासतें तो बिल्कुल भी शामिल नहीं हुई थी और कुछ जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको शामिल करके ही इस सरकार का निर्माण किया गया था। इसमें फिर कुछ जो शक्तियां हमने गवर्नर जनरल में निहित कर दी थी उनको 2 विषयों में बांटा गया था। एक तो हस्तांतरित शक्तियां और रक्षित शक्तियां। हस्तांतरित और रक्षित शक्तियां क्या होती है ये हम हमारी पिछली क्लास के अंदर देख चुके हैं। यहाँ तक आपको पता चला होगा। फिर भी रक्षित विषयों के अंदर जो महत्वपूर्ण मामले रखे गए थे उनमें था प्रतिरक्षा, यानी रक्षा संबंधित देश के जितने भी मामले हैं, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित किए गए थे। यानी इसका मतलब ये है कि इन पर कानून केंद्र बनाएगा, इनके ऊपर जितने भी अधिकार हैं वो केंद्र को हैं और इनके अलावा जो कुछ भी विषय रह जाते हैं वो हस्तांतरित रूप में डाल दिए गए थे। और 1935 के एक्ट के अंदर
प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। तो फिर प्रांतीय विषयों पर जितने जो भी थे उन पर कानून बनाने का अधिकार भी किसको दे दिया गया? प्रांतों को दे दिया गया था। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, जैसी अभी अभी हमारी सरकार है। केंद्र में एक सरकार है और प्रांतों की अलग अलग सरकार है। और प्रांत की जो कार्यपालिका शक्ति थी वो किसके अंदर निहित कर दी गई? गवर्नर के अंदर निहित कर दी गई थी। और इसका प्रयोग किसकी तरफ से होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो डायरेक्ट इसका प्रयोग करती थी। यानी हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में भारत के जो राज्य थे उनकी सरकार काम कर रही थी। अब गवर्नर जनरल कैसे कार्य किया करता था? इसके 1919 के एक्ट में हमने पढ़ा कि गवर्नर जनरल सभी कार्य अपनी मर्जी से और उसकी एक कमेटी थी उसके अकॉर्डिंग ही किया करता था, पर इसमें कुछ चेंजेस किया गया। अब गवर्नर जनरल जो सारे कार्य था वो मंत्री परिषद की सलाह से किया करता था, जिनके लिए वह किसके प्रति उत्तरदायी था? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। और केंद्रीय विधानमंडल में कितने सदन थे? 2 सदन थे, विधानसभा तथा राज्य परिषद। अभी भी हमारे 2 ही सदन हैं। विधानसभा में कितने सदस्य थे? 375 सदस्य थे, जिसमें से 250 सदस्य जो थे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे, जहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन था वहाँ से। और शेष बचे हुए 215 जो सदस्य थे जो भारत के अंदर रियासतें थी अलग अलग, उन रियासतों में से चुने जाते थे। हालांकि वहाँ कोई रियासतों में इलेक्शन नहीं होता था, वहाँ का राजा अपनी मर्जी से किसी को चुन के और विधानसभा के अंदर भेज देता था। और जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे वहाँ पर इलेक्शन हुआ करते थे। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, जैसा अभी होता है। और जैसे अभी गवर्नर जनरल को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है, वैसे उसी समय गवर्नर जनरल को विघटित करने की शक्ति प्राप्त थी। आप 1935 का अधिनियम जैसे पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अभी हमारा संविधान है, बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है, और ये सही भी है। 1935 के संविधान को हमारे इस संविधान का लघु रूप माना जाता है। हमने बहुत कुछ 1935 के संविधान से ऐसा का ऐसा ही हमारे संविधान के अंदर लिया है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चल देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। यानी जो बर्मा है अभी कंट्री है, वो पहले भारत के अंदर आया करती थी। उसको 1935 के एक्ट के अंदर ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने स्वतंत्र कर दिया। और 1935 में ही हमारे यहाँ पर 2 नए राज्यों का निर्माण किया। एक राज्य पश्चिम में सिंध और पूर्व में उड़ीसा का निर्माण हुआ। आगे देखिए, 1935 के अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणी में बांटा गया: संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। आप अभी देखेंगे अभी भी हमारे यहाँ पे 3 सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची से तात्पर्य है संघ सूची के सारे विषयों पर कानून केंद्र बनाएगा। प्रांतीय सूची से तात्पर्य है प्रांतीय सूची के सारे विषयों पर कानून प्रांत बनाएगा। और समवर्ती सूची से तात्पर्य है कि इन विषयों पर दोनों जने कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकते हैं। तो 1935 के अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय थे। अभी हमारे यहाँ पे कितने विषय हैं? अभी हमारे यहाँ पे 99 विषय हैं। प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54। हमारे वर्तमान संविधान में प्रांतीय सूची में कितने विषय हैं? 61। समवर्ती सूची में उस समय कितने विषय थे? 36। अभी हमारे यहाँ पे कितने विषय हैं? 52। अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी उस समय
अंतिम निर्णय उन पर कौन लिया करता था? गवर्नर जनरल लिया करता था, यानी उन पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। और अभी भी हमारे वर्तमान समय में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को ही प्राप्त है। और जैसा उस समय था, अगर विधियों में कोई भी असंगति आ जाए, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो गया केंद्र और राज्य के बीच में कि हम इस पर कानून कैसे बनाएं, कौन बनाए इस पे कानून, किसका कानून ज़्यादा मान्य होगा, तो उस समय भी केंद्रीय विषय जो थे प्रांतीय विषयों पर हावी थे, और आज भी केंद्रीय विषय प्रांतीय विषयों पर हावी हैं, यानी केंद्र के कानून को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दिल्ली के अंदर। यहाँ आपके मेंशन नहीं किया है, आप लिख लें आपके नोट्स में कि संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली के अंदर की गई थी। इसे इंग्लिश में फेडरल कोर्ट बोला जाता है। इस न्यायालय के विरुद्ध हम कहाँ पर अपील कर सकते थे? प्रिवी काउंसिल के अंदर अपील कर सकते थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो न्यायालय था वहाँ पर हम अपील कर सकते थे। और संघीय न्यायालय को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे: प्रारंभिक अधिकार, अपीलीय अधिकार और परामर्शदात्री अधिकार। इन अधिकारों के बारे में विस्तार से जब आपकी न्यायालय की क्लास होगी, जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तब बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।